गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे अफ़गान तालिबान के बारे में। अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमले का बदला ले लिया है। तालिबान सेना ने शुक्रवार की रात को अफ़गानिस्तान पाकिस्तान को विभाजित करने वाली डूरन लाइन को पार करके बड़ा हमला बोला। शनिवार को हमले के बारे में जानकारी देते हुए अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अफ़गान तालिबान बलों ने पड़ोसी पाकिस्तान के अंदर कई चौकियों को निशाना बनाया है। काबुल शासन ने हमले को लेकर और जो कहा वो बताता है कि तालिबान ने अब पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जे की तैयारी कर रहा है, जो पाकिस्तान की टेंशन बढ़ाने वाला है। रक्षा मंत्रालय के बयान में पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, बल्कि इसकी जगह काल्पनिक रेखा के पार के क्षेत्र पर हमला कहा। यहाँ यह समझना जरूरी है कि अफगानिस्तान की सरकार डूरन रेखा को दोनों देशों के बीच विभाजक रेखा नहीं मानती है और इसे काल्पनिक रेखा कहकर संबोधित करती है। तालिबान भी पाकिस्तान के अंदर के क्षेत्र को अफगानिस्तान का ही हिस्सा मानता है। दोनों के बीच सीमा रेखा को लेकर कई झड़पें हो चुकी हैं। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि काल्पनिक रेखा से पार कई पॉइंट को देश के दक्षिण पूर्वी दिशा से जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया गया। जब पूछा गया कि क्या बयान पाकिस्तान के बारे में है, तो मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने कहा, हम इसे पाकिस्तान का क्षेत्र नहीं मानते हैं। हम क्षेत्र की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह काल्पनिक रेखा के दूसरी तरफ था। अफगानिस्तान दशकों से डूरन रेखा को स्वीकार करने से इनकार करता रहा है। यह रेखा 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के दौरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच पहाड़ी और कबायली क्षेत्र के बीच में खींची गई थी। अफगानिस्तान से आ रही मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान सेना के हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। अफगानिस्तान के टोलो न्यूज़ ने रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि यह तालिबान सेना का हमला खोस्त पतिका प्रांत से लगे पाकिस्तानी क्षेत्र में किया गया। इससे पहले पाकिस्तान की वायुसेना ने पतिया प्रांत के बरमल जिले में हवाई हमला किया था, जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इनमें अधिकांश महिलाएं और बच्चे थे। तालिबान ने इसे कायराना हरकत बताते हुए पाकिस्तान से बदला लेने की कसम खाई थी। ये अब हम बात करें म्यांमार की। म्यांमार की नौसेना ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत किंग थालूंग को समुद्र में उतारा है। इसे 24 दिसंबर को म्यांमार के 77वें नौसेना दिवस के दिन लॉन्च किया गया। थानलिन में नेवी डॉकयार्ड मुख्यालय में हुए इस समारोह में म्यांमार के कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलिंग के साथ उच्च अधिकारी शामिल हुए। इसी कार्यक्रम में दो 63 मीटर एंटी सबमरीन विध्वंसक जहाज़ों को शामिल किया। म्यांमार ने अपने युद्धपोतों को ऐसे समय में लॉन्च किया है जब हाल ही में पड़ोसी बांग्लादेश के साथ टकराव की घटनाएं हुई हैं। म्यांमार के नए युद्धपोत किंग थालून का नाम एक ऐतिहासिक राजा के सम्मान में रखा गया है। म्यांमार नेवी में इसे समुद्री सुरक्षा और नवाचार के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया है। नई युद्धपोत की लंबाई 135 मीटर, चौड़ाई 14.5 मीटर और ऊंचाई 9 मीटर है। इसका ड्राफ्ट 4.1 मीटर है। यह युद्धपोत 3500 टन का भार झेलने की क्षमता रखने के साथ ही 30 समुद्री मील प्रति घंटे तक की गति प्राप्त कर सकता है। इसका निर्माण मार्च 2017 में नौसेना डॉकयार्ड कमांड मुख्यालय में शुरू हुआ था। म्यांमार की नौसेना के विकास को जुंटा शासन के एक त्रि-आयामी लड़ाकू बल की तैयारी की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। यह ऐसे समय में लॉन्च हुआ है जब देश में विद्रोही बल जुंटा सेना को कई टक्कर दे रहे हैं। देश में गृह युद्ध का फायदा उठाकर पड़ोसी बांग्लादेश ने भी इस तरह अपनी नज़रें गड़ा ली हैं। जून की शुरुआत में बांग्लादेश की सेना ने सेंट मार्टिन द्वीप के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए थे। शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश ने खुद म्यांमार से संघर्ष से दूरी ही रखा था, लेकिन अगस्त में हसीना की हिंसक विद्रोह प्रदर्शन के बाद सत्ता छोड़नी पड़ी थी। इसके बाद आई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार म्यांमार में विद्रोहियों के साथ संपर्क बढ़ा रही है। हाल ही में म्यांमार के रखाइन प्रांत पर लगभग कब्जा जमाने वाली अराकान आर्मी और बांग्लादेश की सरकार के बीच संपर्क की खबरें हैं। रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की यूनियन सरकार देश से सटे रखाइन प्रांत में एक सुरक्षित बनाने के लिए अराकान आर्मी के साथ डील चाहती है। अराकान आर्मी को भी लंबे समय तक लड़ने के लिए पड़ोसियों से मदद की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में दोनों देशों के बीच नज़दीकी की संभावना ने म्यांमार के सैन्य शासन को सतर्क कर दिया है। आइए हम बात करते हैं पाकिस्तान के गांव की। पाकिस्तान में इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में गाह नाम का गांव स्थित है। इस गांव में किसी की मौत नहीं हुई है, फिर भी यहाँ शोक मनाया जा रहा है। शुक्रवार की नमाज अदा करने के बाद गांव के निवासी पाकिस्तानी नेता राजा मोहम्मद अली के घर पर भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन का शोक व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए। शोक सभा में हिस्सा लेने वाले लोगों ने डॉक्टर सिंह को गांव का एक प्रमुख व्यक्ति बताया। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक गांव के निवासी राजा आशिक अली ने कहा, आज हमने गांव का मुखिया खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म भारत विभाजन से पहले पाकिस्तान के इलाके में हुआ था।
उनका जन्म आज के पाकिस्तान के चकवाल जिले के गाह गांव में 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनकी पत्नी गुरशरण कौर कोहली का पैतृक गांव धक्कू भी चकवाल जिले में है। हालांकि धक्कू गांव में गुरशरण को कोई नहीं जानता है, क्योंकि 1947 के विभाजन के बाद दौरान वह सिर्फ 10 साल की थी। जब 2004 में मनमोहन सिंह पीएम बने तो धक्कू और गाह दोनों गाँवों में चर्चा में आए। गांव के लोगों को उम्मीद थी कि मनमोहन सिंह और गुरशरण कौर चकवाल आएंगे। धक्कू गांव की महिलाओं ने खजूर और सरकंडे की पत्तियों से बनी ट्रे तैयार करना शुरू कर दिया था, ताकि मेहमानों को उपहार में दिया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2008 में मनमोहन सिंह के सहपाठी राजा मोहम्मद अली दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने अपने दोस्त और कौर से मुलाकात की। राजा अली ने किसी तरह यात्रा के लिए धन की व्यवस्था की, लेकिन गांव के अन्य 6 सहपाठी पैसों की कमी के कारण दिल्ली नहीं आ सके। दोनों दोस्तों ने मुलाकात के दौरान एक दूसरे को उपहार दिए। बाद में अली का निधन हो गया, लेकिन उनके भतीजे राजा आशिक अली ने सिंह की यात्रा की प्रतीक्षा जारी रखी। शुक्रवार को आयोजित सभा में राजा आशिक अली ने याद किया कि 2004 में डॉक्टर सिंह के 12 दोस्त जीवित थे। उन्हें बताया कि डॉक्टर सिंह के पीएम बनने को लेकर गांव वाले बेहद खुश थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब के पीएम बनने के बाद हमने गांव में सड़क, स्कूल और सोलर लाइट की सुविधाएं देखी। बात करें हम भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका में अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के नामित उम्मीदवार माइकल वोल्ट्ज से मुलाकात की है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की है। जयशंकर वर्तमान में 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका दौरे पर हैं। ये भारतीय सरकार और ट्रंप प्रशासन के बीच पहली उच्च स्तरीय व्यक्तिगत बैठक थी। भारतीय विदेश मंत्री ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा, आज शाम वोल्ट्ज से मिलकर खुशी हुई। हमने भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मुद्दों पर एक व्यापक चर्चा की है। मैं उनके साथ आगे काम करने के लिए उत्सुक हूँ। फ्लोरिडा के 36वें कांग्रेसनल जिले के 3 बार के सांसद माइकल वोल्ट्ज ट्रंप के 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने के बाद एनएसए के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। वोल्ट्ज भारत अमेरिका संबंधों से परिचित हैं और संसद में भारत कॉकस के रिपब्लिकन सह चेयरमैन हैं। वह अगस्त में भारत का दौरा कर चुके हैं और लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भी शामिल हुए थे। इसके अलावा उन्होंने भारत के पक्ष में कई विधेयकों को समर्थन किया है। 12 नवंबर को ट्रंप ने वोल्ट्ज को अपने एनएसए के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की थी। इससे पहले दिन में जयशंकर ने कहा कि उन्होंने वाशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास और महावाणिज्य दूतों के साथ 2 दिन का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन खत्म किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन से भारत अमेरिका से साझेदारी की वृद्धि और भी तेज होगी। अब बात करते हैं रील लाइफ के बारे में। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पति द्वारा इंस्टाग्राम पर रील बनाने की मनाही पर एक नवविवाहिता ट्रेन के आगे कूद गई। रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला तो इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के जुखा इलाके के लाडपुर गांव का है। लाडपुर गांव में रहने वाले शफीक की शादी 7 महीने पहले ही 20 साल की जुलेखा से हुई थी। नवविवाहित दंपति खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, मगर इंस्टाग्राम पर रील बनाने की सनक रियल जिंदगी में इस कदर भारी पड़ी कि शादी की खुशियाँ मातम बदल गई। पति शफीक के रील बनाने से मना करने पर नवविवाहिता जुलेखा ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे डाली। बता दें कि शफीक महोबा मुख्यालय के जुखा इलाके में किराए के मकान में रहता था। वनडे का ठेला लगाने का काम करता है। रील बनाने को लेकर दंपति में रोजाना लड़ाई होती थी। लोगों का कहना है कि शादी के बाद से जुलेखा पति को कम समय देती थी और इंस्टाग्राम में फिल्मी गानों पर रील बनाया करती थी। यही रील बनाना पति को पसंद नहीं था। घटना के बाद शफीक ने बताया कि बीती रात वो अंडे का ठेला लगाकर घर वापस लौटा तो पत्नी खाना बनाने की जगह पर इंस्टाग्राम में रील बना रही थी। जब उसने इससे रील बनाने के लिए मना किया तो बहस छिड़ गई। खाना खाने के बाद दोनों सोने चले गए। मैं अचानक देर रात जुलेखा घर से चली गई। पत्नी को घर में न देख शफीक घबरा कर उसे ढूंढने निकला। जब सुबह तक पत्नी का कोई पता नहीं चला तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नवविवाहिता की तलाश शुरू की। काफ़ी खोजबीन के बाद उसका शव महोबा खजुराहो रेलवे ट्रैक पर क्षत विक्षत हालत में पड़ा हुआ मिला। शहर कोतवाल अर्जुन सिंह का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी तथ्य सामने आते हैं उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि दंपति ने कुछ महीने पहले ही शादी की थी। ऐसे में उसकी आत्महत्या करने से परिवार में मातम पसरा हुआ है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल
of Mind, News, Views and Analysis by Prakash.